हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सी साहिल और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सी नॉलेज पोर्टल। तो गाइस, इस वीडियो की मैं बात करूं तो इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने आया हूं हमारा रिवीजन टेस्ट पेपर, जो कि पेपर नंबर 2 बिजनेस लॉज एंड बीसीआर बिजनेस एंड कमर्शियल रिपोर्टिंग के लिए निकाला है इंस्टीट्यूट ने फॉर May 22 अटेम्प्ट। उन्होंने May 22 अटेम्प्ट नाम से निकाला है, इसलिए आपका पेपर जून में है, अभी थोड़े दिनों के अंदर। तो ये जून 22 अटेम्प्ट के लिए जो आरटीपी आया है उसके बारे में यहाँ डिस्कशन करेंगे हम लोग, बिजनेस लॉ वाले पोर्शन का। इसका डिस्कशन करने का मेरे पास एक जो मेन रीजन ये था कि जनरली हम स्टूडेंट्स को ये कहते हैं कि एग्जाम में जाने से पहले आप एटलीस्ट पुराने 2-3 आरटीपीज जो आए हुए हैं, मॉडल टेस्ट पेपर्स पिछले 3-4 अटेम्प्ट्स के और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ये कर जाइए, क्योंकि देयर आर ग्रेट चांसेस कि अगर आप चारों पेपर मिलाएं फाउंडेशन के तो अराउंड इन आरटीपी एमटीपी पास्ट ईयर क्वेश्चंस में से ना करते हुए भी अराउंड 50-60 मार्क्स का पेपर एज इट इज कई बार रिपीट हो जाता है, सेम क्वेश्चंस होते हैं। लॉ की हम बात करें तो वो स्टूडेंट जो लोग हमसे मेरे से एवीजे से पढ़े हैं या जो ऑलरेडी मेरा क्वेश्चन बैंक फॉलो कर रहे हैं, हम लोगों ने एक प्रॉपर क्वेश्चन बैंक आप लोगों को प्रोवाइड किया जिसके अंदर सारे आरटीपीज एमटीपीज पूरे कवर थे। तो अगर आप वो कर रहे हैं तो ऑब्वियसली ये वाला पार्ट आपका पास्ट ईयर क्वेश्चंस आरटीपी एमटीपी वाला पूरी तरह से कवर हो जाएगा। लेकिन जो ये लेटेस्ट आरटीपी आया है May 22 वाला, इसके अंदर कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जो मुझे लगा कि हाँ इंस्टीट्यूट ने नए डेवलप किए हैं, मुश्किल नहीं है लेकिन नए फैक्ट्स हैं, नए तरह से पूछा गया है, तो ये मेरे क्वेश्चन बैंक में भी इंक्लूडेड नहीं थे। इसलिए मैंने कहा कि जो स्टूडेंट्स मेरा क्वेश्चन बैंक फॉलो कर रहे हैं या जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, ये क्वेश्चंस उनको करा दिए जाएं, बिकॉज देयर आर ग्रेटर चांसेस कि क्या पता एक आधा क्वेश्चन एज इट इज इस बार के पेपर में रिपीट हो जाए। तो इस वजह से मैं आरटीपी आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूं। इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, जो अलग थोड़ा मुझे अलग लगे हैं, वो मैं आपको मार्क करा दूंगा, इसका आंसर भी साथ साथ कवर कर लेंगे। बाकी क्वेश्चन एक बार फटाफट से हम रीड कर लेंगे कि क्या कुछ आया है इस बार के आरटीपी के अंदर। तो इस बार के आरटीपी की हम लोग बात करें तो May 22 के आरटीपी में टोटल आपको 17 क्वेश्चंस मिलेंगे। जिन लोगों ने डाउनलोड नहीं किया हुआ है तो आप वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, अदरवाइज मैं इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, आप वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इंस्टीट्यूट का इशू किया हुआ आपका आरटीपी है। पहली बात तो जनरली आरटीपी के अंदर अगर कोई अमेंडमेंट आती है तो सबसे पहले बता दी जाती है, तो इस बार के आरटीपी के अंदर कुछ भी नहीं आया, बिकॉज आपका जो ये जून 22 का अटेम्प्ट है इसके लिए एज सच कोई लेटेस्ट अमेंडमेंट्स नहीं है जो अलग से एप्लीकेबल हो। तो अगर आपको रीअपियर वाले स्टूडेंट्स हैं जिसने पिछला अटेम्प्ट नवंबर वाला में अपीयर हुए थे और किसी वजह से नहीं हो पाया, आप दोबारा रीअपियर हो रहे हैं, तो सिलेबस में किसी तरह का कोई चेंज नहीं है, किसी तरह की कोई अमेंडमेंट नहीं है इस बार के लिए। अच्छा, 17 क्वेश्चंस की हम बात करें तो इसके अंदर आपके पांचों एक्ट ऑब्वियसली कवर होते हैं। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के आपके 6 क्वेश्चन इसके अंदर कवर्ड हैं, क्वेश्चन 1 से लेकर 6 तक। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के 4 क्वेश्चन है, पार्टनरशिप के 3 क्वेश्चन है, एलएलपी का यहां भी एक ही क्वेश्चन पूछा गया है, पेपर में भी जल्दी एक ही आता है, तो यहां भी एक ही क्वेश्चन है और वो मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि कुछ नया नहीं आता है। अगर आप मेरा क्वेश्चन बैंक फॉलो कर रहे हैं, केवल इस समय आप उसका क्वेश्चन बैंक भी कर जाएंगे, देयर आर ऑलमोस्ट 100% चांस कि उसी में से कोई क्वेश्चन रिपीट हो जाता है, बिकॉज एलएलबी के बड़े लिमिटेड से क्वेश्चन है, उन्हीं में से कुछ ना कुछ आता है। उन्हीं में से एक क्वेश्चन उन्होंने आरटीपी में भी डाला हुआ है और कंपनी के 3 क्वेश्चन पूछे, जिसमें से एक क्वेश्चन मुझे काफी अच्छा लगा जो मैं भी आप लोगों के साथ यहाँ डिस्कस करूंगा। आइए फटाफट से अगर बात शुरू करें तो मैं जो क्वेश्चन मुझे थोड़ा सा टिपिकल लगेगा उसके बारे में हम डिटेल में आंसर डिस्कस कर लेंगे, अदरवाइज हम फटाफट से क्वेश्चन पढ़ के ऊपर से उसके जो आंसर बनते हैं साथ साथ फटाफट रीड करते चले जाते हैं। क्वेश्चन 1 की हम बात करें तो एज इट इज कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आया है। इन्होंने क्या कहा जी, ए एंटर्स इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद बी दैट ही सेल्स हिज हाउस फॉर ₹10 लाख टू बी। ए ने अपना हाउस बी को 10 लाख रुपीस में बेचा। फर्दर दे बोथ साइंड एन एग्रीमेंट दैट इफ बी यूजेस द हाउस फॉर गैम्बलिंग पर्पसेस, इलीगल वाली बात हो रही है, देन बी शैल पे एडिशनल 50,000 फॉर इट, अलग से 50,000 रुपए और देगा। बी एग्रीड टू दिस, और बी इस बात के लिए एग्री हो गया कि हाँ अगर मैं इसको गैम्बलिंग के लिए यूज करूंगा तो मैं 50,000 रुपए और दूंगा आपको, 10 लाख के ओवर एंड अबव। However, after a year of sale, B started using the gambling purpose in that house. लेकिन उस समय उसने यूज नहीं किया, 10 लाख दिए, साल बाद उसने क्या किया, उसके अंदर गैम्बलिंग करनी शुरू करी और इस केस में ए ने उससे 50,000 रुपए क्लेम किए कि हमारी स्टार्टिंग में बात हुई थी अगर आप गैम्बलिंग के लिए इसको यूज करोगे तो आपको एडिशनल पैसे देने पड़ेंगे। डिस्कस विद रेफरेंस टू द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट, सॉरी डिस्कस विद रेफरेंस टू द प्रोविजंस ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। अब इस क्वेश्चन की बात करूं तो एक सिमिलर क्वेश्चन इसका मिलता जुलता मेरे क्वेश्चन बैंक में मिल जाएगा आपको। ये सेक्शन 24 का क्वेश्चन ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, जो बेसिकली आपसे बात करता है कि जहां पर आपका ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन पार्टली लीगल और पार्टली इलीगल हो और आप लीगल और इलीगल पार्ट को डिफरेंशिएट कर पा रहे हो, सेपरेट कर पा रहे हो, उनको सिवियर कर पा रहे हो, तो उस केस में जो लीगल पार्ट होता है वो एनफोर्सेबल होता है और जो इलीगल पार्ट होता है वो एनफोर्सेबल नहीं होता, वो वॉइड होता है। तो इस केस में भी अगर हम बात करें तो सर 10 लाख में घर बेचना ये लीगल पार्ट तो कोई दिक्कत नहीं है, एनफोर्सेबल है, इसके लिए 10 लाख रुपए दे भी दी है बी ने। लेकिन सर जो 50,000 रुपए एडिशनल दे के गैम्बलिंग के लिए यूज किया जा सकता है, दिस इज एन इलीगल पार्ट और ये स्ट्रेट फॉरवर्ड अलग किया जा पा रहा है कि हाँ इसको हम अलग कर सकते हैं। तो बिकॉज ऑफ सेक्शन 24 हम इसमें क्लियरली क्या लिखेंगे, जो ये 50,000 वाला कॉन्ट्रैक्ट है
टू यूज फॉर गैम्बलिंग पर्पस, इसको एनफोर्स नहीं कराया जा सकता और इसलिए जो मिस्टर ए हैं वो बी से 50,000 रुपए क्लेम नहीं कर सकते। तो इसका स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर आपके आरटीपी के नीचे दिया हुआ है, एक बार रीड कर सकते हैं। मैं सिर्फ इसका कंक्लूजन जो है आपको रीड करा दूंगा, केवल मैं उन्हीं क्वेश्चन को डिटेल में डिस्कस करूंगा जो थोड़े से टिपिकल हैं, जो मुझे लगेगा कि हाँ कुछ अलग से पूछा गया है। तो ये सेक्शन 24 का स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। उन्होंने कहा इन एन एग्रीमेंट वेयर सम पार्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज लीगल एंड अदर पार्ट इज इलीगल, the question arises about the validity and enforceability of such agreements where the legal and illegal part can be severed or divided and separated. The lawful part of the object is enforceable and the unlawful part of the object is void. तो आपका unlawful part इस केस में void हो जाएगा। In the given case हमने कहा जी A sells his house to B, it is a valid transaction as a sale of the house and the consideration paid for the same is rupees 10 lakh which is valid and enforceable. तो 10 लाख तक के लिए आपने घर बेचा, यहाँ तक तो बात बिल्कुल ठीक है। However, the agreement to pay rupees 50,000 for gambling done in the house is illegal and thus void. तो ये वाला पार्ट जो है ये illegal है। Thus, in the instant case, the sale of the house is valid agreement and the gambling agreement is illegal and not enforceable by law. आंसर लिखने का प्रॉपर तरीका मैं आप लोगों को बता चुका हूं, तो आरटीपी में कई आंसर्स आपको शायद उस तरीके से ना मिले, लेकिन आपको केस स्टडी का आंसर देना उसी तरीके से है कि सर पहले हम रेलेवेंट सेक्शन बताएंगे, उसके बाद सेक्शन को एक्सप्लेन करेंगे, प्रोविजंस ऑफ लॉ नाम से फैक्ट्स देंगे, कंक्लूजन देंगे। अगर आपने आंसर देखने वाली अभी तक वीडियोस नहीं देखी हैं तो हमने इसमें हाउ टू राइट लॉ आंसर्स की 2 सीरीज में 2 पार्ट में वीडियो बनाई थी, जहां पर मैंने आपको 3 अलग अलग तरीके बताए थे कि केस स्टडी बेस का आंसर कैसे लिखा जाता है। अगर आपको सेक्शन आता हो, आपको सेक्शन भूल गया हो या क्वेश्चन ऐसा हो जिसमें सेक्शन यूज ही नहीं किया जा सकता या जहां एक से ज्यादा सेक्शन इस्तेमाल हो रहा हो, तो हमने प्रॉपर ढंग से आंसर लिखना सीखा था। वो वीडियोस भी पक्का आप देख लीजिएगा, उसको मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं। क्वेश्चन बैंक या आप ही कह लीजिए आंसर्स कैसे लिखते हैं उसकी सीरीज के नाम से हमने उसको कवर किया है। सेकंड क्वेश्चन पर हम आए। अगेन सेकंड क्वेश्चन में अगर देखेंगे तो बहुत सीधा सा क्वेश्चन है, स्ट्रेट फॉरवर्ड केस लॉ पे क्वेश्चन है। जल्दी आप केस पढ़ते ही समझ जाएंगे कि सर ये बिल्कुल ऐसा केस तो हमने पढ़ा हुआ है। सीमा वाज रनिंग ए बुटीक इन दिल्ली, शी वाज टू डिलीवर सम क्लोथ टू हर फ्रेंड किरण हु वाज पुटिंग अप एन एग्जीबिशन इन मुंबई। तो मुंबई में कुछ कपड़ा भेजना था। सीमा डिलीवर्ड द स्विंग मशीन एंड सम क्लोथ टू रेलवे कंपनी टू बी डिलीवर्ड एट अ प्लेस वेयर द एग्जीबिशन वर हेल्ड। तो सीमा ने अपने जो स्विंग मशीन है और जो कुछ कपड़ा है इन्होंने रेलवे कंपनी को दिया। सीमा एक्सपेक्टेड टू अर्न एन एक्सेप्शनल प्रॉफिट फ्रॉम द सेल्स मेड एट द एग्जीबिशन, हाउएवर शी डिड नॉट ब्रिंग द फैक्ट टू द नोटिस ऑफ द रेलवे अथॉरिटी। लेकिन उन्होंने रेलवे अथॉरिटी को बताया नहीं कि जो स्विंग मशीन और कपड़ा आप लेके जा रहे हैं ये वहां पे टाइमली पहुंच जाएगा तो मैं काफी पैसा कमा सकती हूं उस एग्जीबिशन में सामान वगैरह बेच के। द गुड्स वर डिलीवर्ड एट ए प्लेस आफ्टर द कंक्लूजन ऑफ एग्जीबिशन, और रेलवे कंपनी ने इसको डिले कर दिया, टाइम से पहुंचा नहीं पाए। ऑन द अकाउंट ऑफ द सच ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय रेलवे अथॉरिटीज कैन सीमा रिकवर द लॉस ऑफ प्रॉफिट्स अंडर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। अगर आपको एक केस अगर आपने ये चैप्टर कर लिया है तो बड़ी क्लियरली आपको समझ आ रहा होगा सर ये हेडले वर्सेस बैक्सनडेल का जो हमने केस पढ़ा था वहां भी सेम कहानी थी कि शाफ्ट भेजी गई थी शिप के थ्रू और लेट हो गई थी, जिसकी वजह से ये कहा गया था कि जो लॉस ऑफ प्रॉफिट्स हुआ है वो कवर करना चाहिए। और कोर्ट ने यहां पे डिफरेंशिएट किया था कि ऑर्डिनरी डैमेजेस और स्पेशल डैमेजेस में हमें डिस्टिंग्विश करना चाहिए। ऑर्डिनरी डैमेजेस वो होते हैं जो नेचुरली राइज होते हैं, इन द ऑर्डिनरी कोर्स राइज होते हैं फ्रॉम द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, और स्पेशल डैमेजेस वो होते हैं जो किसी स्पेशल सर्कमस्टांस की वजह से होते हैं जिनको नेचुरल कॉन्सिक्वेंस नहीं किया कहा जा सकता। और जो ये स्पेशल डैमेजेस हैं ये केवल और केवल तब रिसीव किए जा सकते हैं, तब रिकवर किए जा सकते हैं अगर ये सामने वाली पार्टी के नॉलेज में हो, उसके कॉग्निजेंस में हो, उसके कॉग्निजेंस में ला दिया जाए एट द टाइम ऑफ एंटरिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट। तो इस केस में हम देखें सर ये एक्सेप्शनल प्रॉफिट कमाना था ये बात रेलवे कंपनी को नहीं बताई गई सीमा की तरफ से, और इस वजह से जो रेलवे अथॉरिटी है वो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के केस में इन स्पेशल डैमेजेस के लिए जिम्मेवार नहीं होगी। तो इसका बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, आंसर उन्होंने दिया हुआ है 73 से 75 के हिसाब से। हेडले वर्सेस बैक्सनडेल की बात करी है उन्होंने, फिर वही बात बताई है कि ऑर्डिनरी डैमेजेस क्या होते हैं, स्पेशल डैमेजेस क्या होते हैं, और बिल्कुल बताया है कि अगर आपने स्पेशल डैमेजेस रिकवर करने हैं तो दे हैव टू बी ब्रॉट टू द नॉलेज ऑफ द डिफेंडेंट। देन इन द गिवन केस हमने पूरी बात करी कि जो एक्सेप्शनल प्रॉफिट आप सेल्स पे बनाने की बात कर रहे हैं ये बात कभी भी रेलवे अथॉरिटी को बताई नहीं गई थी। एंड सिंस द गुड्स वर डिलीवर्ड आफ्टर द कंक्लूजन ऑफ द एग्जीबिशन देयरफॉर सीमा कैन रिकवर ओनली द लॉसेस अराइजिंग इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। आप ऑर्डिनरी डैमेजेस तो रिकवर कर सकते हैं, जो आपने रेलवे वगैरह को अथॉरिटी वगैरह को जो पैसे वगैरह देने होंगे वो आप कर सकते हैं। सिंस नो नोटिस ऑफ स्पेशल सर्कमस्टांसेस वाज गिवन टू द रेलवे अथॉरिटीज शी कुड नॉट रिकवर द लॉस ऑफ प्रॉफिट्स। लेकिन जो आपका ये सामान लेट होने की वजह से आप कमा नहीं पाए, आप प्रॉफिट्स का जो आपका एक तरह से अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है जो इससे खत्म हो गई है ये आप रिकवर नहीं कर सकते, बिकॉज ये स्पेशल डैमेजेस के कैटेगरी में आते हैं और ये स्पेशल डैमेजेस के बारे में आपने रेलवे अथॉरिटी को कभी भी इन्फॉर्म नहीं किया था। ठीक है जी, ये वाली बात कवर हो गई। यहां पर 2 क्वेश्चन पूरे हो गए। तीसरे क्वेश्चन की बात करें तो अगेन बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड सा क्वेश्चन है, सेक्शन 16 आपका अनड्यू इन्फ्लुएंस से आया है और नया है, यानी कि ये फैक्ट उन्होंने इस फैक्ट्स पे पहली बार क्वेश्चन पूछे हैं लेकिन मुश्किल नहीं है इसलिए मैं कवर करा देता हूं उसका पूरी तरह। चंदन वाज सफरिंग फ्रॉम सम डिसीज एंड वाज इन ग्रेट पेन, ये आपको मेरे क्वेश्चन बैंक में भी नहीं मिलेगा क्योंकि नया है क्वेश्चन ये। ही वेंट टू डॉक्टर झुनझुनवाला हुज कंसल्टेशन फीस वाज ₹300।
द डॉक्टर एग्रीड टू ट्रीट हिम बट ऑन द कंडीशन दैट चंदन हैड टू साइन अ प्रॉमिसरी नोट ऑफ 5,000 पेबल टू द डॉक्टर। 300 रुपए की फीस थी, लेकिन वो कह रहे हैं मैं आपका इलाज तभी करूंगा जब मुझे 5,000 रुपए का प्रॉमिसरी नोट साइन करके दोगे। चंदन साइन द प्रॉमिसरी नोट एंड गिव इट टू डॉक्टर, बिकॉज क्या ना करता बेटा, मजबूरी थी, डॉक्टर से इलाज कराना था, बड़ी सीरियस डिसीज से सफर कर रहा था। ऑन रिकवरिंग फ्रॉम द डिसीज चंदन रिफ्यूज टू ऑनर द प्रॉमिसरी नोट, लेकिन जब वो ठीक हो गए तो चंदन ने इस प्रॉमिसरी नोट को ऑनर करने से, इसकी पेमेंट करने से मना किया। स्टेट विद रीजंस, कैन द डॉक्टर रिकवर द अमाउंट ऑफ प्रॉमिसरी नोट अंडर द प्रोविजंस ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो सर यहां तो सीरियस बात ही ऐसी है कि डॉक्टर पेशेंट का जो रिलेशनशिप होता है, हमने देखा था एक ऐसा रिलेशनशिप है जहां पर अनड्यू इन्फ्लुएंस को प्रिज्यूम किया जाता है, और यहां पे तो साफ साफ दिख रहा है कि डॉक्टर ने अपनी इस पोजीशन का मिसयूज किया है, अपनी पोजीशन टू डोमिनेट द विल का मिसयूज किया है, बिकॉज वो उस कंडीशन में था, सामने वाले पर्सन की पेशेंट था, कैसे मना कर देता, उसको इलाज कराना था, तो इस वजह से उन्होंने 300 रुपए की फीस के बदले उनसे 5,000 रुपए का प्रॉमिसरी नोट साइन करा लिया। तो देयरफॉर इट इज क्लियर केस ऑफ सेक्शन 16 अनड्यू इन्फ्लुएंस, और अनड्यू इन्फ्लुएंस का हम कॉन्सिक्वेंस जानते हैं, सेक्शन 19A के हिसाब से जो कॉन्ट्रैक्ट है आपका वॉइडेबल हो जाता है एट द ऑप्शन ऑफ द पार्टी हुज कंसेंट वाज ऑब्टेन्ड थ्रू अनड्यू इन्फ्लुएंस, एंड द कॉन्ट्रैक्ट अगर वो चाहें तो उसको रेसिड करा सकते हैं, वॉइड करा सकते हैं। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड हम यह कह सकते हैं कि चंदन के ऊपर अनड्यू इन्फ्लुएंस एक्सरसाइज की गई है, और वो चाहें तो कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड कर सकते हैं, वॉइडेबल है कॉन्ट्रैक्ट उनके ऑप्शन के ऊपर। सेक्शन 16 पूरा एक्सप्लेन किया है हमने, बताया जी एक पर्सन कब कब ये माना जाता है कि डोमिनेट करता है विल ओवर द अदर। फिर मैंने सेक्शन 19A बताया कि अगर अनड्यू इन्फ्लुएंस होता है तो ऑब्वियसली जिस पार्टी का कंसेंट अनड्यू इन्फ्लुएंस से आता है उसका कॉन्ट्रैक्ट उसके ऑप्शन पे कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल होता है। और फिर हमने कहा जी इन फैक्ट्स ऑफ द केस में हम कह सकते हैं कि चंदन ने जो प्रॉमिसरी नोट साइन किया है दैट वाज अंडर अनड्यू इन्फ्लुएंस applied by the doctor, hence Dr. Jhunjhunwala cannot recover the amount of promissory note but can claim his normal consultation fees only। तो जो 300 रुपए तक की फीस थी वो आप रिकवर कर सकते हो, लेकिन इस केस में जो आपने 5,000 रुपए का अनड्यू इन्फ्लुएंस एक्सरसाइज करके प्रॉमिसरी नोट अपने करवा लिया है, साइन करा लिया है, इसको रिकवर नहीं किया जा सकता है। ठीक है जी, नेक्स्ट आगे हम बात करें फोर्थ की। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, कोई मुश्किल नहीं है। मिस्टर असीम इज अ लर्न्ड एडवोकेट, his car was stolen from his house, he gave an advertisement in the newspaper that he will reward rupees 10,000 who will give the information about his car। एक अखबार में ऐड निकाली है कि उनकी कार खो गई है और कार को ढूंढ के लाके देने वाले को या जो भी उसकी इंफॉर्मेशन देगा उसको 10,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। मिस्टर विक्रम reads the advertisement on making some efforts got the stolen car and informed Mr. Asim। विक्रम को ये ऐड पता चली, उन्होंने कुछ एफर्ट्स डाले और मिस्टर असीम की कार उन्हें ढूंढ के दे दी। मिस्टर असीम फाउंड हिज कार बट डिनाइड गिविंग द रिवॉर्ड ऑफ रुपीज 10,000 टू विक्रम with the words an advertisement in a newspaper is just an invitation to offer and not an offer। तो वो आर्गुमेंट क्या दे रहे हैं जी, जो मैंने अखबार में ऐड दी है ठीक लिया, आप मुझे उसके बेसिस पर ढूंढ के ला के दे दिए, लेकिन मैं बाउंड नहीं हूं 10,000 रुपए देने के लिए, बिकॉज जो एडवर्टाइजमेंट न्यूज़पेपर में दी जा रही है ये इन्विटेशन टू ऑफर होती है, और इन्विटेशन टू ऑफर के केस में कॉन्ट्रैक्ट थोड़ी ना हो जाता है। वहां तो अगर आप उस चीज के ऊपर रिएक्ट करके, इन्विटेशन के ऊपर रिएक्ट करके आते भी हैं तो आपको ऑफर देना पड़ता है, मेरी मर्जी होती है मैं एक्सेप्ट करूं कि नहीं। तो हमने क्या लिखा कि एडवर्टाइजमेंट इन न्यूज़पेपर इज जस्ट एन इन्विटेशन टू ऑफर एंड नॉट एन ऑफर, हेंस इज नॉट एलिजिबल टू मेक द रिवॉर्ड। ये आर्गुमेंट है जो असीम दे रहे हैं। स्टेट विद रीजंस वेदर अंडर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट मिस्टर विक्रम कैन क्लेम द रिवॉर्ड ऑफ 10,000। क्या ये 10,000 रुपए का अवार्ड जो है ये क्लेम किया जा सकता है? तो इन्होंने किया क्या है, इन्होंने बेटा दो कंसेप्ट यहां पर मिक्स कर दिए। एक तो ऑफर और इन्विटेशन का, ऑफर का कंसेप्ट था, हमने इसके ऊपर क्वेश्चन देखे कि सर ये डिस्प्ले करने वाली बात, पैम्फलेट्स देने वाली बात, एडवर्टीजमेंट ऑप्शन वगैरह के देने, ये सब क्या होती हैं, इन्विटेशन टू ऑफर होती हैं, जहां पर सामने वाला एक तरह से मार्केट में एक इंफॉर्मेशन सर्कुलेट कर रहा होता है कि जो भी पर्सन इन टर्म्स एंड कंडीशंस पर मेरे साथ नेगोशिएशन में एंटर करना चाहता है आए, मुझे ऑफर दे, मैं देखूंगा उसको एक्सेप्ट करना है कि नहीं, इसको हम इन्विटेशन टू ऑफर बोलते हैं। लेकिन सर इसके अंदर ना एक एडवर्टीजमेंट की एक्सेप्शन जनरेट करनी पड़ती है हमें, वो वाली एडवर्टीजमेंट जहां पर जनरल ऑफर दिए जाते हैं। हमने एक लालबेन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त का केस भी देखा था सर, वहां भी कुछ ऐसा ही था कि एक नेफ्यू खो गया था और उसने एडवर्टीजमेंट दी थी कि जो भी ढूंढ के लाएगा हम उसकी रिवॉर्ड अनाउंस करेंगे, रिवॉर्ड पे करूंगा। तो इसको हम इन्विटेशन टू ऑफर नहीं कह सकते। इस तरह की एडवर्टीजमेंट जो कि रिवॉर्ड वगैरह अनाउंस कर रही होती है, ये जनरल ऑफर की कैटेगरी में आती हैं, और कोई भी पर्सन जिनको इसकी नॉलेज हो, इस अवार्ड की ऑफर की नॉलेज हो, और वो उसके बेसिस पर एक्ट करके इसको एक्सेप्ट कर लेता है, अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कम्स इनटू पिक्चर, और इस केस में दे कैन गो अहेड एंड रिकवर द अमाउंट ऑफ रिवॉर्ड। तो इस केस में हम पहले तो ऑफर और इन्विटेशन के ऑफर के बारे में बताएंगे, और फिर लास्ट में ये बात लिखेंगे कि ठीक है इस केस में एडवर्टीजमेंट दी गई है ये, लेकिन ये एडवर्टीजमेंट किस फॉर्म में है, ये एक इन्विटेशन टू ऑफर के फॉर्म में नहीं है, ये एक एक्चुअल में ऑफर है, ये एक जनरल ऑफर है जिसको मिस्टर नाम है, मिस्टर चंदन ने नहीं, मिस्टर विक्रम ने प्रॉपर ढंग से एक्सेप्ट किया है, यानी कि उनको कार ढूंढ के दी है, नोइंग वेरी वेल कि इस तरह का ऑफर है, उन्होंने इसके बेसिस पे कार ढूंढ के दिया, एंड ही इज एलिजिबल टू गेट द अमाउंट। तो ये हमारा क्वेश्चन 4 है जो यहां कवर किया गया है।
पहले इन्विटेशन टू ऑफर क्या होता है उसके बारे में बताया हमने, कहा जी दीज आर मेरली इन्विटेशंस टू पब्लिक टू मेक एन ऑफर, एन इन्विटेशन टू ऑफर इज एन एक्ट प्रेसिडेंट टू मेकिंग एन ऑफर, एक्सेप्टेंस ऑफ एन इन्विटेशन टू ऑफर डज नॉट रिजल्ट इन अ कॉन्ट्रैक्ट एंड ओनली एन ऑफर इमर्जेस ऑन द प्रोसेस ऑफ नेगोशिएशन। तो हमने कहा जी नेगोशिएशन करके जो ऑब्वियसली उस इन्विटेशन के बेसिस पर आया है आपके पास, वो आपको ऑफर देके जाता है। बट हमने यहाँ कहा जी इसका एक एक्सेप्शन आप जरूर बोल सकते हैं कि जो एडवर्टाइजमेंट दी जाती है रिवॉर्ड वगैरह के लिए, ये जनरली किस नेचर की होती है, जनरल ऑफर के केस में होती है, इसको इन्विटेशन टू ऑफर नहीं माना जाता है। एंड इसलिए इस केस के अंदर जो एडवर्टाइजमेंट इशू की गई है, अगर विक्रम उस एडवर्टाइजमेंट के बेसिस के ऊपर आपका जो कार है वो रिकवर करके ले आते हैं, देन ही हैज वेरी मच द राइट टू गो हेड एंड रिकवर दिस 10,000 रुपीज टू फ्रॉम मिस्टर असीम। मिस्टर असीम को ये पैसा पे करना पड़ेगा, तो इसको आप इन्विटेशन टू ऑफर नहीं मान सकते। तो थोड़ा सा कंसेप्ट इन्होंने मिक्स किया है यहाँ पर कि ऑफर और इन्विटेशन टू ऑफर के साथ जो आपका जनरल ऑफर की एडवर्टाइजमेंट वाली बात है उसको आपस में यहाँ पर मिक्स कर दिया गया। तो उसका एक क्वेश्चन बनाया गया, अच्छा क्वेश्चन है इसलिए अलग से करा दिया मैंने आप लोगों को ये। फिफ्थ क्वेश्चन की हम बात करें तो फिफ्थ क्वेश्चन अगेन ऐसा क्वेश्चन पिछले 2 बार के आरटीपी से भी आ रहा है, ये सेक्शन 40 और 41 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का मिक्स किया हुआ क्वेश्चन है। देखें क्वेश्चन का फैक्ट्स क्या है। मिस्टर सिंघानिया एंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद मिस्टर सोनू टू सिंग इन द होटल फॉर 6 वीक्स ऑन एवरी सैटरडे एंड संडे। तो हमने कहा जी एक वीकेंड के लिए, मतलब वीकेंड के परफॉर्मेंस के लिए 6 वीक्स के लिए मिस्टर सिंघानिया ने कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया मिस्टर सोनू के साथ। एंड मिस्टर सिंघानिया प्रॉमिस टू पे 20,000 फॉर एवरी परफॉर्मेंस। तो हमने कहा जी हर परफॉर्मेंस के लिए 20,000 रुपए मिलेंगे और 6 हफ्तों के लिए आप सैटरडे संडे को परफॉर्मेंस देंगे। मिस्टर सोनू परफॉर्म फॉर 2 वीक्स के लिए उन्होंने परफॉर्मेंस की, एंड बट ऑन द 3rd वीक हिज हेल्थ कंडीशन वाज वेरी बैड एंड शी डिड नॉट कम टू परफॉर्म, और वो परफॉर्मेंस करने नहीं आए। मिस्टर सिंघानिया टर्मिनेटेड द कॉन्ट्रैक्ट, स्टेट इन द लाइट ऑफ द प्रोविजंस ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। 3 क्वेश्चन उन्होंने पूछे। कैन मिस्टर सिंघानिया टर्मिनेट द कॉन्ट्रैक्ट, कि 2 हफ्तों के बाद उन्होंने आना बंद कर दिया तो मिस्टर सिंघानिया क्या कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर सकते हैं? बिल्कुल सर, स्ट्रेट फॉरवर्ड बात है। सेक्शन 40 के बारे में बात करता है परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अगर सामने वाली पार्टी अपने आप को डिसेबल करती है, ये रिफ्यूज करती है, तो इस एक पार्टी के पास हमेशा ये चॉइस होती है, वो चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर सकता है, रिसेंड कर सकता है। लेकिन साथ साथ सर ये भी चॉइस होती है कि अगर वो बाद में डिलेड परफॉर्मेंस ऑफर करता है, लेट परफॉर्मेंस ऑफर करता है, तो ये पार्टी चाहे तो डिलेड परफॉर्मेंस एक्सेप्ट भी कर सकती है। लेकिन ऐसे केसेस में अगर आप डिलेड परफॉर्मेंस को एक्सेप्ट करोगे, यानी कि मान लीजिए जैसे इस केस में है, सेकंड पार्ट में पूछ रहा है कि 2 हफ्ते के बाद वो आना बंद हो गया, 1 हफ्ता नहीं आया और चौथे हफ्ते दोबारा आ गया, और आपने कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाया और उसको चौथे हफ्ते सिंगिंग करने दी, तो हमने कहा जी ऐसे केस में फिर आपने जो आपका ऑप्शन था रिसेंड करने का वो एक्सरसाइज ना कर आपने उसकी डिलेड परफॉर्मेंस एक्सेप्ट कर ली। ऐसे केसेस में आप डैमेजेस मांग सकते हैं, लेकिन ऑब्वियसली रिसेंड करने का जो राइट है वो आपने छोड़ दिया। और लास्ट हम इसके अंदर बात करेंगे, व्हाट वुड बी योर आंसर इन केस मिस्टर सोनू सेंड्स मिस्टर मीका एट हिज प्लेस इन द 3rd वीक एंड मिस्टर सिंघानिया अलाउज हिम टू परफॉर्म एनीथिंग। और ये आता है बेटा 41 से, जहां हमने ये बात कवर करी थी कि कई बार कॉन्ट्रैक्ट आप खुद परफॉर्म नहीं करते, किसी थर्ड पार्टी आता, वो पार्टी जो आपकी प्रॉमिसर है वो परफॉर्म नहीं करता, कोई थर्ड पार्टी आके परफॉर्मेंस करती है और आप थर्ड पार्टी से परफॉर्मेंस एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो ये पहले 2 थे 40 सेक्शन से, ये है 41 से, जहां पे 40 और 41 का मिक्स करके दिया उन्होंने। तो हमने कहा जी इस केस में सोनू ने अपनी जगह मिस्टर मीका को सेंड कर दिया। ऑब्वियसली कोई कंपल्शन नहीं थी आप उसकी परफॉर्मेंस एक्सेप्ट करें, लेकिन क्योंकि आपने उसकी परफॉर्मेंस एक्सेप्ट कर ली है, आपने एक थर्ड पार्टी से परफॉर्मेंस एक्सेप्ट कर लिया है, तो टू दैट एक्सटेंट आपका जो प्रॉमिसर है वो उससे डिस्चार्ज हो जाएगा अपने परफॉर्मेंस से। तो अब आप सोनू के अगेंस्ट किसी तरह का केस फाइल नहीं कर पाएंगे। आइए एक बार क्वेश्चन का आंसर देखें इसके अंदर। 5th क्वेश्चन का अगर हम आंसर देखें तो अच्छा क्वेश्चन है, तुम्हारे पास 3rd, 4th, 5th क्वेश्चन तीनों अच्छे क्वेश्चन है, इसलिए मैंने अलग से आरटीपी थोड़ा डिस्कस किया आपके साथ। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 40 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इफ इट अपीयर्स फ्रॉम द नेचर ऑफ द केस दैट इट वाज द इंटेंशन ऑफ द पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट दैट एनी प्रॉमिस कंटेन्ड इन इट शुड बी परफॉर्म्ड बाय द प्रॉमिसर हिमसेल्फ, ये सेल्फ नेचर का है, सच प्रॉमिस मस्ट बी परफॉर्म्ड बाय द प्रॉमिसर। सेक्शन 41 प्रोवाइड्स दैट व्हेन अ प्रॉमिसी एक्सेप्ट्स द परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस ऑफ अ थर्ड पर्सन ही कैन नॉट आफ्टरवर्ड्स एनफोर्स द कॉन्ट्रैक्ट अगेंस्ट द प्रॉमिसर। दोनों सेक्शन में एक्सप्लेन किए। हमने कहा जी इस केस में एज मिस्टर सोनू कुड नॉट परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट, मिस्टर सिंघानिया कैन रिपुडिएट द कॉन्ट्रैक्ट। पहला पार्ट पूछा था उन्होंने। सेकंड पार्ट में उन्होंने कहा जी वो 4th वीक में दोबारा आ गया, 3rd वीक बीच में एक नहीं आया और मिस्टर सिंघानिया ने उसको 4th वीक में कंटिन्यू करने के लिए परमिशन दे दी। तो हमने कहा जी ऐसे केसेस में ऑब्वियसली अब रिसेंड तो नहीं किया जा सकता, हाँ जो डैमेजेस हैं 1 हफ्ते के ना आने के वो रिकवर किए जा सकते हैं, यानी कि ऑब्वियसली उस समय की जो पेमेंट वगैरह आप नहीं पे करेंगे। एंड लास्ट उन्होंने कहा जी तीसरा केस ये है जहां मिस्टर सोनू खुद नहीं आते, वो अपनी जगह अपने किसी फ्रेंड को मिस्टर मीका को सेंड कर देते हैं और 3rd हफ्ते से वो परफॉर्म करने लग जाते हैं 3rd और 4th वीक में। तो क्या इस केस में सोनू के अगेंस्ट सूट फाइल किया जा सकता है? हमने कहा नहीं, यहां 41 अप्लाई करेगा बिकॉज आपने परफॉर्मेंस किसी थर्ड पार्टी से एक्सेप्ट कर ली है, तो वो थर्ड पार्टी से एक्सेप्ट की हुई परफॉर्मेंस टू दैट एक्सटेंड आपके प्रॉमिसर को डिस्चार्ज कर देगी। तो इन दिस केस मिस्टर सिंघानिया अलाउज मिस्टर मीका टू परफॉर्म इन द 3rd वीक विदाउट सेइंग एनीथिंग बाय कंडक्ट Mr. Singhania had given his consent for the performance by third party. Now Mr. Singhania cannot terminate the contract nor can he claim any damages from Mr. Sonu, ना ये damages recover कर सकते हैं। ठीक है जी। उसके बाद
सिक्स्थ क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन के ऊपर अब आप आएंगे इसके अंदर। तो बेटा सिक्स्थ क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड थ्योरी क्वेश्चन है, अलग से मैं इसके ऊपर टाइम नहीं खर्च करूंगा। अगर आप सिक्स्थ क्वेश्चन के बारे में देखेंगे तो मैं क्वेश्चन दिखा दूं। स्ट्रेट फॉरवर्ड उन्होंने पूछा है जी एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, उसके कॉन्सिक्वेंस क्या होते हैं, उसके बारे में लॉ बता दीजिए। तो थ्योरी क्वेश्चन जनरली पेपर में आता है आपके पास कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, तो उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का एक थ्योरी क्वेश्चन डाला है। एन एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अकरिंग बिफोर द टाइम फिक्स्ड फॉर द परफॉर्मेंस हैज अराइव्ड, डिस्कस स्टेटिंग द इफेक्ट ऑफ एंटीसिपेटरी ब्रीच। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, ज्यादातर बच्चों को आता ही होता है। सर एंटीसिपेटरी ब्रीच वो होता है जो ड्यू डेट से परफॉर्मेंस से पहले ब्रीच की इंफॉर्मेशन दी जाती है। इस केस में जो सामने वाली पार्टी है उसके पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो उसी दिन कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच माने और उसी दिन सूट फाइल कर दे, या वो वेट करती रहे उस दिन के लिए जब कॉन्ट्रैक्ट एक्चुअल परफॉर्म होना था। अगर वो वेट करती है तो ऐसे केसेस के लिए वो कॉन्ट्रैक्ट में, ऐसे केस में वो कॉन्ट्रैक्ट को ओपन रखती है अपने बेनिफिट के लिए भी और सामने वाले पार्टी के बेनिफिट के लिए। यानी कि सर अगर वो बाद में बोलने के बाद भी कि नहीं परफॉर्म करूंगा, उस दिन तक परफॉर्मेंस दे देता है तो आपको परफॉर्मेंस एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, या उस दिन तक अगर इंपॉसिबिलिटी वगैरह कोई आ जाती है जिसकी वजह से वो डिस्चार्ज हो जाता है तो डिस्चार्ज का बेनिफिट भी उसको देना पड़ेगा। क्लास में बहुत अच्छे से हमने कंसेप्ट कवर किया था, क्योंकि थोड़ा सा समय हम सिर्फ क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, तो एंटीसिपेटरी का पूरा कंसेप्ट तो मैं नहीं डिस्कस करूंगा, आपको मैंने आइडिया दे दिया कि आपका उसका आंसर में क्या कुछ लिखना है। स्ट्रेट फॉरवर्ड अगर आप मेरी बुक में भी देखेंगे क्वेश्चन बैंक में ये क्वेश्चन कवर्ड है, एंटीसिपेटरी ब्रीच क्या होता है, उसका इफेक्ट क्या होता है, हमने स्ट्रेट फॉरवर्ड कवर किया हुआ है। अगेन मैं ये बता रहा हूं कि यहां पे मैं केवल वही क्वेश्चन कवर कर रहा हूं जो थोड़े से अलग थे, तो ऊपर वाले तीनों क्वेश्चन थोड़े से अलग थे, पहली बार पूछे गए हैं, मतलब मुश्किल नहीं था लेकिन पहली बार उन्होंने इस तरह की केस स्टडी बनाई थी तो मैंने अलग से आपके साथ डिस्कस कर लिया। ठीक है जी, उसके बाद इसके साथ हमारे खत्म हो जाते हैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चंस की अगर हम बात करें तो हमारे पास 4 क्वेश्चंस हैं सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के। अगेन इनमें से कुछ क्वेश्चन तो बिल्कुल सेम है जो आपको हर बार मिलेगा, जैसे ये 7th क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, कोई भी आरटीपी उठाएंगे कोई भी एमटीपी उठाएंगे, बहुत ज्यादा क्वेश्चन में आते हैं इस टॉपिक के ऊपर। सर केविएट एम्प्टर वाला क्वेश्चन है और उसमें लेट द बायर बी अवेयर जनरल रूल होता है। उसकी एक एक्सेप्शन होती है कि अगर आप सेलर के स्किल और जजमेंट के ऊपर रिलाई कर जाएं, ऐसे सेलर के जो उन गुड्स के अंदर यूजुअली डील करता है और उसको अपना स्पेसिफिक पर्पस बता देंगे, हाँ मैं इस पर्पस के लिए गुड्स खरीद रहा हूं, तो उस केस में सर केविएट एम्प्टर का रूल नहीं लगता, वो एक्सेप्शन में फॉल कर जाता है। और इस केस में उस सेलर की जिम्मेवारी होती है कि वो आपको वही गुड्स सेल करे, उसी क्वालिटी के गुड्स, उसी पर्पस के लिए सुटेबल गुड्स सेल करे। और अगर वो ऐसा नहीं करता है तो उस केस में इट्स अ ब्रीच ऑफ कंडीशन और आप गुड्स को वापस कर सकते हैं या उन गुड्स की रिप्लेसमेंट ले सकते हैं या उन गुड्स को वापस करके उनका पैसा ले सकते हैं। ऐसे अब कई क्वेश्चन आएंगे पेपर के अंदर। कोई वुड वाला क्वेश्चन है कि वुड के छोटे छोटे टुकड़े आप लेके आए स्पेसिफिक पर्पस बता के, वो उसने वो नहीं दिया। अब इसे इस केस में उन्होंने कहा जी हाँ आप लोग कई डिफरेंट काइंड्स के क्लोथ एक सेलर बेचता था, एक बार रीड कर देते हैं क्वेश्चन। ए बी क्लॉथ हाउस ए फर्म डीलिंग इन होलसेल एंड रिटेल बाइंग एंड सेलिंग ऑफ वेरियस काइंड्स ऑफ क्लॉथ कस्टमाइज्ड एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द कस्टमर। They dealt with silk, cotton, खादी, शिफॉन एंड अदर डिफरेंट वेराइटीज ऑफ क्लॉथ, अलग अलग तरह के वैरायटी ऑफ क्लॉथ में डील करता था। मिसेस रीमा कस्टमर केम टू द शॉप एंड आस्क्ड फॉर अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ क्लॉथ सुटेबल फॉर मेकिंग अ साड़ी फॉर हर डॉटर्स वेडिंग। उन्होंने एक स्पेसिफिक तरह का कपड़ा मांगा। शी स्पेसिफिकली मेंशन्ड दैट शी रिक्वायर्ड द कॉटन सिल्क क्लॉथ विच इज बेस्ट सुटेड फॉर दिस पर्पस। The shop owner agreed and arranged the piece of cloth pieces cut as per the buyer's requirement. Specifically उसने थान में से कटवा कर वो कपड़ा अरेंज करके दिया। When Rima went to the tailor for getting the sari stitched, she found that the seller has supplied cotton organide material, कोई अलग मटेरियल प्रोवाइड किया। The cloth was not suitable for this purpose. वो साड़ी बनाने के लिए क्लॉथ सुटेबल नहीं था। It was heavily starched and not suitable for making sari that Rima desired for. The tailor asked Rima to go ahead and return the goods. तो टेलर ने कह दिया जी जिससे कपड़ा लेके आए उसको वापस कर दो। जो शॉप ओनर ने बेटा उसने कपड़ा वापस देने से मना कर दिया, ये कह के कि नहीं आपके लिए स्पेशल मैंने काट के दिया, मेरे किसी काम का नहीं है कपड़ा, तो मैं वापस नहीं ले सकता। तो क्वेश्चन ही उठता है क्या इस केस में केविएट एम्प्टर अप्लाई होगा और क्या ये गुड्स वापस किए जा सकते हैं। हमने कहा जी देखिए केविएट एम्प्टर का पहले जनरल रूल बता देंगे, उसके बाद उसकी एक्सेप्शन है कि अगर आप एक ऐसे सेलर के पास जाते हैं जिसको स्पेसिफिक पर्पस अपनी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट बता देते हैं और उसके स्किल एंड जजमेंट पर रिलाई कर जाते हैं, तब फिर इस सेलर के लिए केविएट एम्प्टर नहीं लगता है। उस केस के अंदर आपके सेलर के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो आपको वही गुड्स सप्लाई करे जो आपके पर्पस के लिए, आपके वेरी ऑब्जेक्टिव के लिए, आपके वेरी जिस काम के लिए आप लेने गए हैं उसके लिए सुटेबल हो। और अगर ऐसा नहीं करता है तो उस केस में वो गुड्स आप वापस कर सकते हैं, उसके बदले जो पैसा बंद दिया था वो वापस रिकवर कर सकते हैं या उनके बदले जो एग्जैक्ट गुड्स हैं वो रिकवर कर सकते हैं। तो हमने कहा जी इस केस में बिल्कुल उसके पास राइट है कि रीमा के पास शी कैन गो हेड एंड रिटर्न द गुड्स, या तो मनी वापस रिकवर कर सकती हैं या राइट काइंड ऑफ क्लॉथ रिकवर कर सकती हैं। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, कई बार आया हुआ है पेपर के अंदर। आपको केविएट एम्प्टर के बारे में बताना होता है, उसके बाद उसकी एक्सेप्शन बतानी होती है कि कब ड्यूटी होती है सेलर की सेंड करने का, और लास्ट में आप कंक्लूजन दे देंगे कि बेस्ड ऑन द अबव इट कैन बी कंक्लूडेड दैट मिसेस रीमा इज एंटाइटल्ड टू गेट द मनी बैक or the right kind of cloth as required serving for her purpose. It is the duty of the seller to supply such goods as are reasonably fit for the purpose mentioned by the buyer. तो हमने कहा जी एक्सेप्शन का केस है, जिम्मेवारी बनती है सेलर की कि वो वही गुड सप्लाई करे जो स्पेसिफिक पर्पस के लिए चाहिए थे। ठीक है जी, 8th पे आ जाएं।
अगेन ऐसा सिमिलर क्वेश्चन पहले आया हुआ है, ये आपको मैंने ऑलरेडी एक एबीसी एनालिसिस दिया था, अगर आप ध्यान से देख पा रहे होंगे तो सारे क्वेश्चन उसमें से आ रहे हैं। आपका पहला कंडीशन एंड वारंटीज का, दूसरा क्वेश्चन अगर आप देखें तो ये क्वेश्चन है आपके पास सेक्शन 27 और उसकी एक्सेप्शन, जो बेसिकली आपको जनरल रूल देते हैं कि नो वन कैन ट्रांसफर अ बेटर टाइटल देन ही हिमसेल्फ हैज, और उसका एक एक्सेप्शन होता है सेक्शन 29 में, जिसका कहां से क्वेश्चन आया है कि एक पर्सन जो पोसेशन में होता है गुड्स अंडर अवॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, अगर वो कॉन्ट्रैक्ट के रिसिंड होने से पहले ही एक सामने पर्सन को, बायर को गुड फेथ में गुड सेल कर देता है, तो उस केस में ही ट्रांसफर्स अ बेटर टाइटल। तो देखो तो वो वाला उसके ऊपर स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। ए वेंट टू बी शॉप एंड सिलेक्टेड सम ज्वेलरी, he falsely represented himself to be a man of credit and thereby persuaded B to take the payment by check. He further requested him to hand over the particular type of ring immediately on the due date. When the seller B presented the check for payment, the check was found to be dishonored before B could avoid the contract on the ground of fraud by A. तो इन्हें फ्रॉड किया सर अपने आप को ये दिखाते हुए कि he falsely represented himself कि बहुत अमीर आदमी है, एक चेक देके चले गए और चेक बाद में बाउंस हो गया, और इस वजह से आप ये कह सकते हैं कि सेलर ये कह सकते हैं मेरे साथ फ्रॉड हुआ है, मुझे गलत इंफॉर्मेशन दी गई है, तो वो ही कैन ऑलवेज गो अहेड एंड रिसेंड द कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन इससे पहले वो कॉन्ट्रैक्ट को रिसेंड कर सकते हैं ऑन द ग्राउंड ऑफ फ्रॉड बाय ए। ए ने क्या किया, ये जो रिंग है ये सेल कर दी सी को, एंड सी हैड टेकन द रिंग इन गुड फेथ। सी को नहीं पता था कि इस तरह से पीछे से जो बी है वो झूठ बोलकर या अपनी क्रेडिट के बारे में गलत इंफॉर्मेशन देकर, एक चेक देकर जो बाउंस हो गया है उसके बेसिस पर रिंग ले आए हैं, और सी ने विद इन गुड फेथ इस रिंग को खरीद लिया। डिस्कस इफ सच सेल मेड बाय नॉन ओनर इज वैलिड और नॉट एज पर द प्रोविजंस ऑफ सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन 27 में पहले बेसिक रूल बताएंगे, 29 के एक्सेप्शन बताएंगे, और इस केस में कहेंगे कि एक्सेप्शन के सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी हो रही हैं, तो इस केस में बेटर टाइटल पास ऑन होगा सी के पास, बिकॉज सी ने गुड फेथ में ये एक्वायर की है बिफोर ए जो है अपना कॉन्ट्रैक्ट रिसेंड कर पाते। तो 29 की एक्सेप्शन वाला ये रूल है। 9th क्वेश्चन देखें, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है, टाइप्स ऑफ गुड्स में आपसे पूछता है, क्लासिफाई द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन अकॉर्डिंग टू द टाइप्स ऑफ गुड्स। हमने कहा जी एक होलसेलर है हु हैज कॉटन ऑफ 100 बेल्स इन द गोडाउन, ही एग्रीज टू सेल 50 बेल्स, और वो बेल्स सेलेक्ट भी कर ली गई, अलग से कर ली गई, तो सर ये असर्टेन्ड गुड्स का केस बन गया। ए एग्रीज टू सेल 1 पैकेट ऑफ शुगर आउट ऑफ लॉट ऑफ 100, अनअसर्टेन्ड का क्वेश्चन बन गया। ए एग्रीज टू सेल टू एस ऑल द एप्पल्स व्हिच विल बी प्रोड्यूस्ड इन द गार्डन, तो सर ये फ्यूचर गुड्स का क्वेश्चन बन गया। सेम बिल्कुल सेम क्वेश्चन पेपर में भी आ चुका है, आरटीपी में पहले भी पूछा जा चुका है, एमटीपी में भी आ चुके हैं, और मेरे क्वेश्चन बैंक में भी है, शायद हमने जो टेस्ट लिए हैं उसके अंदर भी इस तरह क्वेश्चन मैंने पूछा हुआ था, तो कोई नई बात नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर। 10th क्वेश्चन पर आ जाए, अच्छा क्वेश्चन है, पहली बार इस तरह क्वेश्चन टच किया गया है। कंडीशन एज टू सैंपल के ऊपर क्वेश्चन बनाया गया है सेक्शन 17 के ऊपर, और साथ में आपको ये बताया गया है, साथ में सेक्शन जो 13 है उसको साथ में टच कर लिया गया, जहां पर उन्होंने बात बोली है कि कब कब कंडीशन वारंटी में ट्रीट की जाती है। पहले तो हमें कंडीशन और वारंटी का बेसिक डिफरेंस पता होना चाहिए सर। कंडीशंस वो होती है जो वेरी रूट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट को जाती हैं, वेयरएज जो वारंटी है वो रूट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट पे नहीं जाती, यानी कि वारंटी के टूटने पर आप कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड नहीं कर सकते, सिर्फ डैमेजेस क्लेम कर सकते हैं। लेकिन जब आप बात करते हैं कंडीशंस की, तो उस केस में अगर कंडीशंस पूरी नहीं होती तो आपको ऑब्वियसली राइट होता है, यू कैन गो एंड रिपुडिएट द कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन सर कुछ केसेस ऐसे होते हैं जहां पर आपको कंडीशन को या ब्रीच ऑफ कंडीशन को ब्रीच ऑफ वारंटी मानना पड़ता है, वो आपका सेक्शन 13 था। और वहां पर एक पॉइंट आता है कि सर जहां पर आप गुड्स को एक्सेप्ट कर लेते हैं, एक्सेप्टेंस दे देते हैं गुड्स के लिए, उस केस के अंदर आप गुड्स कुछ केसेस में कंडीशंस के केस में, उस ब्रीच ऑफ कंडीशन के केस में उसको ब्रीच ऑफ वारंटी ही मान सकते हैं, केवल डैमेजेस ही क्लेम कर सकते हैं, गुड्स वापस नहीं कर सकते। याद होगा क्लास के अंदर मैंने आपको एग्जांपल दिया था, सर आपने किसी से कोई चावल वगैरह खरीदे बासमती वगैरह, जब तक आपको पता चलता वो बासमती नहीं था आप उसको कंज्यूम कर गए या आपने आगे किसी को बेच दिया उनको, तो सर ऐसे केसेस में आपके पास सिर्फ एक ही चारा रह जाता है कि ठीक है आपके साथ धोखा हुआ है, आपके साथ कंडीशन की वायलेशन हुआ है, लेकिन गुड्स तो वापस नहीं कर सकते। तो ऐसे केसेस में 13 के हिसाब से आपको जबरदस्ती इस केस में वारंटी के ब्रीच को, सॉरी कंडीशन के ब्रीच को वारंटी का ब्रीच मानना पड़ता है और केवल डैमेजेस क्लेम कर सकते हैं। वही बात उन्होंने यहां पर कवर करी है। देखें क्या क्वेश्चन बनाया, सर्टेन गुड्स वर सोल्ड बाय सैंपल बाय ए टू बी, ए ने बी को कुछ सैंपल पे गुड्स बेचे, who in turn sold the same goods by sample to C, तो A ने ऑन सैंपल गुड्स B को सेल किए, B ने ऑन सैंपल गुड्स C को सेल किए, एंड C by sample sold the goods to D, D ने वह गुड्स ऑन सैंपल बेसिस D को सेल कर दिया, यानी कि सैंपल के बेसिस से बेचे जा रहे हैं। द गुड्स वर नॉट अकॉर्डिंग टू द सैंपल, बाद में पता चला कि गुड्स सैंपल के हिसाब से नहीं है, यानी कि ए ने बी को सैंपल दिखा के गुड्स बेचा, वो गुड्स सैंपल के नहीं थे, बी ने बिना आगे चेक किए सी को दे दिए, सी ने आगे डी को दिए, डी ने जब चेक किया उसने कहा ये तो सैंपल के हिसाब से है ही नहीं, देयरफॉर डी फाउंड दैट डिविएशन फ्रॉम द गुड्स फ्रॉम द सैंपल एंड रिजेक्टेड द गुड्स एंड गेव अ नोटिस टू सी, और सी को उसने क्या कहा, नहीं नहीं ये गुड्स सैंपल के हिसाब से नहीं है। तो सर इस केस में डी का तो हमें पता है, डी तो गुड्स वापस कर सकता है सी को। सवाल ये उठता है कि अब जो सी जो के पास गुड्स वापस आएंगे ये क्या करे, ये क्या पीछे सारा वापस कर सकता है। हमने कहा जी देखिए इस केस में जब बी ने ये गुड्स आगे सी को सेल किए, कायदे से उसने गुड्स को एक्सेप्ट कर लिया है,
इंप्लाइड एक्सेप्टेंस है। ऐसी सी ने जब ये गुड्स आगे सेंड किए हैं, डी सेल को किए हैं गुड्स को, डी को, तो उसने गुड्स को एक्सेप्टेंस दिया, यानी कि इंप्लाइड एक्सेप्टेंस है। तो ऐसे केसेस में बी और सी अपना गुड्स को वापस करने का अधिकार तो खो देते हैं, लेकिन हां सेक्शन 13 के हिसाब से एक्सेप्टेंस होने के बाद भी आप ब्रीच ऑफ कंडीशन के केस में उसको ब्रीच ऑफ वारंटी मान सकते हैं और डैमेजेस क्लेम कर सकते हैं। तो यहां यही बात लिखी है, हमने कहा जी ऐसे केसेस में इन द गिवन केस डी हु नोटिस द, आप देखेंगे इसमें प्रॉपर आंसर नहीं दिया, तो आपको उसमें पहले कंडीशन क्या होती है, कंडीशन के वायलेशन होने पर रेमेडी क्या होती है, और सेक्शन 13 में कुछ केसेस में कंडीशंस ब्रीच ऑफ कंडीशन को ब्रीच ऑफ वारंटी माना जा सकता है, वो मेंशन करना पड़ेगा, उसके बाद आप इस केस पे आएंगे। तो इन्होंने सिर्फ फैक्ट्स लिख के आंसर दे दिया। इन द इंस्टेंट केस डी हु नोटिस द डिविएशन ऑफ द गुड्स फ्रॉम द सैंपल कैन रिजेक्ट द गुड्स, वो तो कर सकता है क्योंकि उसने तो अभी एक्सेप्ट ही नहीं किया, एंड ट्रीटेड एज ए ब्रीच ऑफ इंप्लाइड कंडीशन as to sample, which provides that when the goods are sold by sample, the goods must correspond the sample in quality and the buyer should be given a reasonable time and opportunity of comparing the bulk with the sample। तो हमने कहा जी उसने तो अपना जिम्मेवारी निभाई, उसने चेक किया और चेक जब सैंपल के हिसाब से नहीं मिला तो वो गुड्स वापस कर सकता है। Whereas C can recover only damages from B, लेकिन C ने क्योंकि वो गुड्स आगे बेच दिए तो उसने कहीं ना कहीं एक्सेप्टेंस दे दी, तो अब वो केवल क्या कर सकता है, उसको वारंटी मान सकता है, इसलिए केवल क्या कर सकता है, डैमेजेस ले सकता है बी से। सिमिलरली बी ने भी यही काम किया, बी ने आगे सी को बेचा था, बी कैन आल्सो रिकवर ओनली डैमेजेस फ्रॉम ए। फॉर सी एंड बी इट विल नॉट बी ट्रीटेड एज ब्रीच ऑफ इंप्लाइड कंडीशन एज टू सैंपल एज दे हैव एक्सेप्टेड द गुड्स and have sold the goods according to section 13 subsection 2 of sales of goods act। 13 subsection 2 क्या है, ये वो केस है जहां पर हमने कहा जी ये वो केसेस होते हैं जहां पर आप ब्रीच ऑफ कंडीशन को जबरदस्ती क्या मनवाते हैं, ब्रीच ऑफ वारंटी बनाते हैं, और इस केस में केवल और केवल डैमेजेस रिकवर किए जा सकते हैं। अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, स्टडी में आपको नहीं मिलेगा क्वेश्चन बैंक के अंदर मेरे, क्योंकि ये पहली बार अच्छा क्वेश्चन बनाया है मैंने, यहां पे आपके साथ कवर कराया। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट 3 क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो आपके 11, 12, 13 क्वेश्चन है पार्टनरशिप से, कोई भी एज सच नया क्वेश्चन नहीं है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है जो ऑलरेडी पहले पूछे जा चुके थे। 13 थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन पूछा है लेकिन स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं पूछा है, ऐसे तो मैं एक बार डिटेल में कराता हूं, बाकी तो फटाफट से रीड करते हैं। सर ये सोहन रोहन जय वाला क्वेश्चन जो है ये पहले भी कई बार क्वेश्चन पेपर में आया है। इसमें कहानी ये होती है कि सर एक पार्टनर की डेथ हो जाती है और उसके डेथ होने के बाद कुछ लाइबिलिटी फॉर्म के ऊपर आती है, जैसे फर्नीचर बाद में डिलीवर होता है, और सवाल ये पूछा जाता है कि उसके डेथ के बाद जो फर्नीचर डिलीवर हुआ बिजनेस के अंदर, क्या उसकी पेमेंट के लिए इस डिसीज्ड पार्टनर के शेयर या इसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को लायबल ठहराया जा सकता है। यहां पे हम स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर देते हैं कि जिस दिन पर्सन की डेथ हो जाती है एज पार्टनर, उस दिन तक की जो लायबिलिटीज होती हैं उसके लिए उसकी एस्टेट जिम्मेवार होती है, उसके बाद से किसी भी फ्यूचर लायबिलिटी के लिए ना ही उसकी एस्टेट और ना ही उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव लायबल होते हैं। और इस केस में जो फर्नीचर वगैरह है, क्योंकि वो डेथ के बाद डिलीवर हुए थे, इसलिए उनकी लायबिलिटी बाद में जनरेट हुई और इसके लिए डिसीज पार्टनर के शेयर या उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को जिम्मेवार नहीं ठहराया जा सकता। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। सोहन रोहन एंड जे वर पार्टनर्स ऑफ द फर्म, कई बार पूछा हुआ है क्वेश्चन, स्टडी मटेरियल में भी मिल जाएगा आपको, क्वेश्चन बैंक में भी मिल जाएगा जो मेरा दिया हुआ है। अ फर्म डीलर इन द फर्म इज अ डीलर इन ऑफिस फर्नीचर, दे हैव रेगुलर डीलिंग्स विद मेसर्स एबी एंड कंपनी फॉर द सप्लाई ऑफ फर्नीचर ऑफ देयर बिजनेस। ऑन 30th of June 2018 वन ऑफ द पार्टनर्स मिस्टर जे डाइड इन अ रोड एक्सीडेंट, मिस्टर जे की डेथ हो गई इसके अंदर से। द फर्म हैड ऑर्डर has ordered Messer A and B company in furniture company को to supply furniture on their business on 25th of May 2018, यानी कि जब पार्टनर जिंदा था तब ऑर्डर किया गया, लेकिन डिलीवर कब हुआ ये 25 जुलाई 2018 को, यानी कि लाइबिलिटी कब आई, जब फर्नीचर जनरेट हो डिलीवर हो गया उसके बाद लाइबिलिटी है। तो उन्होंने लिखा नाउ रोहन एंड सोहन कंटिन्यू द बिजनेस इन द फर्म नेम आफ्टर जैज डेथ। The firm did not give any notice about Jazz death to the public or the persons dealing with the firm। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन जो यहाँ टच कर रहा है कि क्या डेथ के केस में आपको नोटिस देने की जरूरत होती है, और ये बात हमने देखा था सर, इंसॉल्वेंसी का केस हो, डेथ का केस हो, इन केसेस के अंदर उस पर्सन की लायबिलिटी को खत्म करने के लिए, उस पर्सन की लायबिलिटी को सीज करने के लिए आपको किसी तरह का कोई पब्लिक नोटिस देने की जरूरत नहीं होती है। जैसे ही एक पार्टनर की डेथ होती है, राइट फ्रॉम दैट टाइम उसकी लायबिलिटी सीज हो जाती है फॉर ऑल द फ्यूचर एक्ट्स ऑफ द फर्म। तो यहां पे हमने कहा जी नोटिस देने की जरूरत कुछ नहीं है। मेसर्स एबी एंड कंपनी डिलीवर्ड द फर्नीचर टू द फर्म ऑन 25th of July 2018। द फैक्ट अबाउट जैज डेथ वाज नोन टू देम एट द टाइम ऑफ डिलीवरी ऑफ गुड्स, उनको पता था कि एक पार्टनर की डेथ हो चुकी है। आफ्टरवर्ड्स द फर्म बिकेम इंसॉल्वेंट एंड failed to pay the price of furniture to Messrs AB and Company. Now Messrs AB and Company has filed an against the firm for the recovery of the price of furniture with reference to the provisions of Indian Partnership Act 1932। Explain whether J's private estate, यानी जो deceased partner है उसके क्या जो private asset बचे हैं पीछे, is also liable for the price of furniture। तो मैंने आपको पहले ही कहा था बेटा,
एबीसी एनालिसिस में पार्टनरशिप के सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं आपके सेक्शन 29 से लेकर 38 तक, जहां पर रिकॉन्स्टिट्यूशन वाली बात होती है। और ये उसमें से 35 में से आया हुआ क्वेश्चन, जहां हमने डेथ की बात करनी है। डेथ वाला क्वेश्चन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जहां पे आपको इस बात का ध्यान रखना होता है कि जैसे ही किसी पार्टनर की डेथ होती है तो वो और उसकी एस्टेट और उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव सबकी लायबिलिटी सीज हो जाती है एज टू फ्यूचर लायबिलिटीज जो फर्म जनरेट करती है, जो इंकर करती है। भले ही फिर इस डेथ का नोटिस बाहरी दुनिया को दिया गया हो, यानी आउटसाइडर्स को नोटिस दिया गया हो या ना दिया गया हो, द लैक ऑफ गिविंग नोटिस इज इररेलेवेंट इन केस ऑफ डेथ। डेथ के केस में इसका कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता है। ठीक है जी, स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है, आप रीड कर लीजिएगा क्योंकि बहुत बार आ चुका है। अगेन 12th क्वेश्चन देखें, रेमुनरेशन बेस्ड क्वेश्चन है। रेमुनरेशन पार्टनर का रेमुनरेशन लेने के राइट पे बेस्ड क्वेश्चन है। सेक्शन 13 में आया था। सेक्शन 13 में पहली बात ये लिखी हुई थी कि पार्टनर्स को बाय डिफॉल्ट बाय लॉ तो कोई रेमुनरेशन लेने का राइट नहीं होता है, लेकिन हमने इसकी दो एक्सेप्शन कवर करी थी कि सर एक, जब आपने स्पेसिफिकली रेमुनरेशन का राइट लिखा हुआ है एग्रीमेंट के अंदर तो हर पार्टनर के पास ये अधिकार होगा कि वो रेमुनरेशन ले। और दूसरा, सर कई बार ना बिजनेस में कस्टम होता है, आपकी पार्टनरशिप में एक कस्टम है कि हमेशा से पार्टनर रेमुनरेशन लेते आ रहे हैं, तो अगर कोई नया पार्टनर एडमिट किया जाएगा तो अंडरस्टूड सी बात है फिर उसको भी क्या मिलेगी, रेमुनरेशन मिलेगी। तो जनरल रूल यह है कि रेमुनरेशन राइट नहीं होता, लेकिन दो केसेस में रेमुनरेशन लेने का राइट होता है। नंबर एक, जब आपने एग्रीमेंट में रेमुनरेशन की बात की है पार्टनर्स को, और दूसरा जब सर ये रेमुनरेशन लेना आपकी पार्टनरशिप फॉर्म में कस्टम बन गया है कि ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम सारे पार्टनर्स ले रहे हैं, तो फिर नए पार्टनर्स को स्पेसिफिकली इस काम के लिए डिनाई नहीं की जा सकती। तो इसी के ऊपर एक क्वेश्चन है, मोनी एंड टोनी वर पार्टनर्स इन ए फर्म कॉल्ड मेसर्स मोटो एंड कंपनी. They admitted Sony as a partner in the firm and he is actively engaged in day-to-day activities of the firm. There is a tradition in the firm that all the active partners will get a monthly remuneration of 20,000 but no express agreement was there. तो हमने कहा जी ऑलरेडी इस फर्म में एक कस्टम चलता आ रहा है, एक ट्रेडिशन चलता आ रहा है कि सारे एक्टिव पार्टनर्स 20,000 रुपए पर मंथ की रेमुनरेशन लेते हैं, और आपने सोनी को एज एन एक्टिव पार्टनर इन कंपनी में इन्वॉल्व किया है, एडमिट किया है। तो आफ्टर एडमिशन of Sony in the firm, Moni and Tony were continuing getting the salary from the firm, but no salary was given to Sony from the firm. Sony claimed his remuneration, but he was denied by the existing partners by saying that there was no express agreement. हमने कहा कहां लिखा है एग्रीमेंट में, तो उसने सामने से जवाब दिया होगा तुम्हारी रेमुनरेशन के लिए कहां लिखा है। जब तुम्हें एज कस्टम बाय एज प्रैक्टिस या एज ट्रेडिशन रेमुनरेशन दी जा रही है, तो सिमिलरली फिर जो सोनी नया पार्टनर आया है, ही आल्सो हैज द राइट कि ये भी क्या लेगा, रेमुनरेशन लेगा। सेक्शन 13 का यहां हम जिक्र करेंगे। आइए आंसर देखें एक बार फटाफट से। बाय वर्च्यू ऑफ प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 13 क्लॉज ए ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, अ पार्टनर इज नॉट एंटाइटल्ड टू रिसीव रेमुनरेशन फॉर टेकिंग पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस। मैंने कहा जनरल रूल तो यह है कि पार्टनर के पास रेमुनरेशन लेने का राइट नहीं होता है, बट दिस रूल कैन ऑलवेज बी वेरिड बाय एन एक्सप्रेस एग्रीमेंट और बाय द कोर्स ऑफ डीलिंग्स इन विच इवेंट पार्टनर इज एंटाइटल्ड टू रेमुनरेशन। लेकिन दो केसेस में जहां आप एग्रीमेंट से या बाय कोर्स ऑफ डीलिंग ये दिखा देते हैं कि इस फर्म में शुरू से सैलरी दी जा रही है, तो उस केस में फिर एक्टिव पार्टनर के पास राइट होता है कि वो सैलरी ले सकता है। दस ए पार्टनर कैन क्लेम कंपनसेशन इवन इन एब्सेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट व्हेन सच रेमुनरेशन इज पेएबल अंडर द कंटिन्यूड यूसेज ऑफ द फर्म। इन अदर वर्ड्स, where it is customary to pay compensation to a partner for conducting the business of the firm, he can claim it even in the absence of a contract for the payment of the same. In the given case, the existing partners are getting regularly a monthly remuneration from the firm, customarily being working partners of the firm. तो यहाँ custom चलता आ रहा है, इस वजह से एक remuneration ले रहे हैं। As Sony also admitted as working partner of the firm, he is also entitled to get remuneration like other partners. तो इनको भी अधिकार है, ये other partners की तरह remuneration ले सकते हैं। ठीक है जी। 13th क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन, अगेन एक इंपॉर्टेंट पार्ट से जहां पे नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ फॉर्म के बारे में अक्सर क्वेश्चन आता है। नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ फॉर्म का हमने कॉन्सिक्वेंस देखा हुआ सर सेक्शन 69 के हिसाब से कई डिसेबिलिटीज आती हैं। मेन डिसेबिलिटीज में ये होती है कि आप किसी भी कॉन्ट्रैक्ट से अराइज होने वाले राइट पर एक सामने वाले के अगेंस्ट सूट फाइल नहीं कर सकते, पार्टनर्स आपस में एक दूसरे के अगेंस्ट सूट फाइल नहीं कर सकते जब तक आप अनरजिस्टर्ड हैं। लेकिन इसकी एक एक्सेप्शन भी होती है कि सर आप अनरजिस्टर्ड हैं, इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि सामने वाले आपके अगेंस्ट सूट फाइल नहीं कर सकते। तो आप नहीं कर सकते सूट फाइल अनरजिस्टर्ड फर्म, लेकिन थर्ड पार्टी आपके अगेंस्ट सूट फाइल कर सकती है। इसके ऊपर उन्होंने केस स्टडी बना दी। देखें, मेसर्स XYZ का एंड कंपनी इज ए पार्टनरशिप फर्म। हमने कहा जी एक कंपनी है XYZ नाम से, द फर्म इज अनरजिस्टर्ड है। द फर्म हैज परचेज्ड आयरन रोड्स फ्रॉम अदर पार्टनरशिप फर्म LNM। इसने LNM से कुछ आयरन रोड्स खरीदी हैं, विच इज ऑल्सो अनरजिस्टर्ड। तो XYZ भी अनरजिस्टर्ड है, LMN भी अनरजिस्टर्ड है, और XYZ ने कुछ सामान खरीदा है LMN से। मेसर्स XYZ कंपनी कुड नॉट पे द प्राइस, और XYZ पैसा नहीं दे पाई है इसका। और मेसर्स LMN हैज फाइल्ड अ सूट अगेंस्ट मेसर्स XYZ, और इस LMN ने क्या किया, पैसे के लिए XYZ के अगेंस्ट सूट फाइल किया। तो सवाल ये उठता है क्या LMN सूट फाइल कर सकती है? हमने कहा नहीं, क्योंकि LMN क्या है, अनरजिस्टर्ड है, इसलिए ये सूट तो फाइल नहीं कर सकती। ठीक है जी। दूसरा क्वेश्चन उसने पूछा,
वुड योर आंसर बी डिफरेंट इन केस मेसर्स XYZ कंपनी इज रजिस्टर्ड वाइल LMN इज अनरजिस्टर्ड? हमने कहा जी अगर ये रजिस्टर्ड है और ये अनरजिस्टर्ड है, क्या आपका आंसर बदल जाएगा? मैंने कहा नहीं, आंसर क्यों बदलेगा, बिकॉज सूट कौन फाइल कर रहा है? LMN कर रहा है, तो XYZ का रजिस्टर्ड हो जाने से क्या फर्क पड़ेगा? अब भी सूट फाइल नहीं हो सकता, लेकिन नेक्स्ट में जब वो पूछेगा तो आंसर बदलेगा. व्हाट वुड बी द आंसर इन केस XYZ इज अनरजिस्टर्ड एंड LNM इज रजिस्टर्ड? तो मैंने कहा जी उल्टा करें, अगर ये अनरजिस्टर्ड हो और ये रजिस्टर्ड हो जाए तो क्या सूट फाइल हो सकता है? हमने कहा हाँ, यहां हो सकता है, बिकॉज एक पार्टी थर्ड पार्टी सूट फाइल कर सकती है. LMN यहां रजिस्टर्ड है, ये सूट फाइल कर सकती है, भले ही फिर XYZ अनरजिस्टर्ड है, क्योंकि थर्ड पार्टी हमेशा आपके अगेंस्ट सूट फाइल कर सकती है, आप रजिस्टर्ड हो या ना हो. तो पहले केस में सर दोनों ही अनरजिस्टर्ड थे, हमने हमारे लिए मेन बात क्या थी? LMN के ने सूट फाइल करना है, वो अनरजिस्टर्ड थी इसलिए नहीं कर पाई. दूसरे केस में उसने कहा LMN तो अभी भी अनरजिस्टर्ड है, XYZ रजिस्टर्ड है, कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज सूट कौन फाइल कर रहा है? LMN अनरजिस्टर्ड फॉर्म नहीं कर पाएगी. तीसरा केस उसने पूछा जी LMN रजिस्टर्ड है, XYZ अनरजिस्टर्ड है, तो उससे कोई फर्क पड़ेगा? मैंने कहा नहीं. अब इस केस में LMN जो है ये सूट फाइल कर लेगी, भले ही XYZ अनरजिस्टर्ड क्यों ना हो, बिकॉज अनरजिस्टर्ड होने से आपके अगेंस्ट कोई सूट फाइल नहीं कर पाएगा. ऐसा नहीं होता, आप सूट नहीं फाइल कर पाते, ये डिसेबिलिटी होती है. ठीक है जी, ये 69 से क्वेश्चन आया था, अच्छा क्वेश्चन था, मैंने कवर करा दिया. LLP में से एक ही क्वेश्चन है, वही घिसा पेटा क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है. LLP इज एन ऑल्टरनेटिव ऑफ कॉर्पोरेट बिजनेस फॉर्म दैट गिव्स बेनिफिट्स ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी एंड फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ पार्टनरशिप. अगेन इसके हमने स्टडी मटेरियल में, क्लास में और क्वेश्चन बैंक में ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा. दोनों के लिए अलग अलग पैराग्राफ में आपको एक्सप्लेन करना पड़ता है ये इसके अंदर किस तरह से लिमिटेड लायबिलिटी का बेनिफिट होता है कंपनी का और फ्लेक्सिबिलिटी का बेनिफिट होता है पार्टनरशिप का. ये एक हाइब्रिड फॉर्म होती है, दोनों को मिला के दोनों के अंदर छोटा सा आंसर हमने बनाया हुआ. टेस्ट में मैं पूछ चुका हूं ये आंसर, फुल सिलेबस टेस्ट वगैरह भी बच्चे ने दिया, शायद ये क्वेश्चन उसके अंदर था नहीं, उसके अंदर शायद डेजिग्नेटेड पार्टनर वाला था, मुझे एक्जैक्टली याद नहीं. आपने जो टेस्ट दिया उसमें क्वेश्चन था जरूर जो मैंने पूछा है, अदरवाइज ये बहुत पुराना पूछा हुआ, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, कोई नया क्वेश्चन उन्होंने आरटीपी में नहीं डाला है. ठीक है जी. उसके बाद अगर आप सेल्स ऑफ गुड्स के ऊपर, आप सॉरी लास्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे. कंपनी एक्ट के 3 क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन तो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है, एक क्वेश्चन उन्होंने अच्छा बनाया है, थोड़ा सा नया, मतलब नया इन द सेंस कि फैक्ट्स नए बनाए हैं. ये जगन्नाथ ऑयल्स लिमिटेड वाला. जगन्नाथ ऑयल लिमिटेड इज अ पब्लिक कंपनी हैविंग 200 मेंबर्स. दो पब्लिक कंपनी है, 220 मेंबर्स, आउट ऑफ व्हिच 25 मेंबर्स वर एम्प्लॉय इन द कंपनी ड्यूरिंग द पीरियड 1st of April 2006 to 28th of June 2016. They were allotted shares in Jagannath Limited Company first time on 1st of July 2017. तो मैंने कहा जी इस दौरान जब ये एम्प्लॉय थे 25 लोगों को शेयर्स दिए गए, उस दौरान 25 मेंबर्स को. तो ऑब्वियसली ये 25 क्योंकि एम्प्लॉय हैं, ये काउंट नहीं होने चाहिए उस समय. विच वर सोल्ड बाय देम ऑन 1st of August 2016. लेकिन इन्होंने 1 अगस्त 2016 को इसको बेच दिया. After some time on 1st of December 2016, each of those 25 members acquired shares in Jagannath. तो हुआ क्या, जब वो एम्प्लॉय थे उनको शेयर्स दिए गए, जैसे ही वो एम्प्लॉय से हटे उन्होंने शेयर्स बेच दिए, और बाद में 1 दिसंबर को 25 के 25 एम्प्लॉयज ने दोबारा शेयर्स खरीद लिया. वो मेरे एम्प्लॉय नहीं है. तो सर इस केस में क्या ये 25 काउंट होंगे? बिल्कुल काउंट होंगे, क्योंकि सर इनको शेयर्स तब मिले हैं जब ये एम्प्लॉय नहीं थे. हमने कहा जी एक्स एम्प्लॉयज को तब काउंट नहीं किया जाता अगर वो शेयर होल्डर्स हैं, बिकॉज ऑफ द फैक्ट क्योंकि वो शेयर होल्डर थे जब वो एम्प्लॉय थे और उसके बाद वो एम्प्लॉय होने से सीज कर गए. तो ऐसे एक्स एम्प्लॉयज जो एम्प्लॉयज रहते हुए शेयर होल्डर बने और आज भी शेयर होल्डर हैं, उनको हम काउंट नहीं करते. लेकिन सर इस केस में जो ये 25 मेंबर हैं, ये एम्प्लॉय रहते हुए शेयर होल्डर बने, उसके बाद इन्होंने शेयर बेच दिया, लेकिन बाद में दोबारा खरीद लिए. तो आज के टाइम पर ये 25 लोग हमारे शेयर होल्डर्स हैं, लेकिन ये एक्स एम्प्लॉय वाली कैटेगरी में नहीं आएंगे, क्योंकि ये ऐसे एक्स एम्प्लॉयज नहीं हैं जिनके पास शेयर्स हैं, क्योंकि इनको उस टाइम जब ये एम्प्लॉय होते थे तब शेयर मिले, इन्होंने बाद में दोबारा खरीदे हैं. तो हमने कहा जी ये 25 काउंट होंगे, और अगर ये 25 काउंट होंगे तो फिर अगर आप प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट होना चाहते हो, क्वेश्चन यही है, ऑयल्स लिमिटेड दे आर होल्डिंग दिस शेयर्स टिल डेट, नाउ द कंपनी वांट्स टू कन्वर्ट इनटू अ प्राइवेट कंपनी, स्टेट विद रीजंस वेदर जगन्नाथ ऑयल लिमिटेड इज रिक्वायर्ड टू रिड्यूस द मेंबर. मैंने कहा यस दे आर रिक्वायर्ड टू रिड्यूस द मेंबर, बिकॉज इस केस में 220 हैं और ये 25 काउंट किए जाएंगे, बिकॉज ये 25 जो हैं ये मेंबर बने हैं और आज भी मेंबर हैं. लेकिन ये मेंबर कब बने हैं? 1 दिसंबर 2016 को, जब ये एम्प्लॉय नहीं थे. उन्होंने नीचे पूछा would your answer be different if the about 25 members were employees in Jagannath Limited from 1st of April 2016 to 28th of June 2017. सर 28 जून 2017 तक में एम्प्लॉय होने से क्या हो जाएगा? फिर उस केस में जब इन्होंने 1 दिसंबर को दोबारा एक्वायर किए ना शेयर, वो तब भी हमारे एम्प्लॉइज थे, और क्योंकि एम्प्लॉइज हैं फिर ये 25 काउंट नहीं होंगे. उस केस में सर मेरे जो टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स हैं वो 195 हो जाएंगे,
और यहां पर नंबर रिड्यूस करने की जरूरत नहीं है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन बनाया उन्होंने। पहले क्वेश्चन में आपके जो 25 लोग हैं, इन्होंने जब तक ये एम्प्लॉय थे तब तक मेंबर रहे, बाद में छोड़ा और बाद में दोबारा मेंबर बन गए आउटसाइडर्स की तरह खरीद के, तो ये 25 अब काउंट होंगे। लेकिन दूसरे क्वेश्चन में उसने कहा कि ये फर्स्ट ऑफ, जब मान के चलें ये 28 जून 2017 तक ही एम्प्लॉय थे, तो सर ये डेट तो उससे पहले आ गई, यानी कि इन्होंने जब शेयर एक्वायर किए उस समय ये मेरे एम्प्लॉय थे और शायद आज भी, उसके बाद ये एम्प्लॉय नहीं रहे, तो सर फिर इस केस में ये कब हो गए, ये एक्स एम्प्लॉयज वाली कैटेगरी में आ गए, अब इनको 25 में काउंट नहीं किया जाएगा। तो दोनों का आंसर मैंने यहां दिया है। हमने कहा जी पूरी पहले बताया कि कितने कितने मेंबर्स होने चाहिए, डेफिनेशन दी, फिर हम इसके ऊपर क्वेश्चन पर आ गए। Following the provision section 2 clause 68 पहला केस, the 25 members were employees of the company but not during present membership which started on 1st of December 2016, that is after the date on which 25 members were ceased to employ in Jagannath। तो इस केस में क्योंकि उन्होंने बाद में एक्वायर किए हैं, hence they will be considered as members for the purpose of limit of 200, और इस केस में 220 है तो आपको रिड्यूस करने पड़ेंगे। ऑन द अदर हैंड, अगर ये 25 मेंबर 28 जून 2017 तक हमारे एम्प्लॉइज थे, तो क्योंकि इन्होंने 1 दिसंबर 2016 को ही शेयर्स खरीदे हैं, तो उस समय तो हमारे एम्प्लॉइज थे, उसके बाद ये एम्प्लॉइज नहीं रहे लेकिन शेयर होल्डर तो आज भी बने हुए हैं, तो ये एक्स एम्प्लॉयज की कैटेगरी में आएंगे और उस केस में ये 25 काउंट नहीं होंगे, हमारे नंबर रिड्यूस होकर कितने हो जाएंगे, 195 हो जाएंगे। और ऐसे केसेस में रिडक्शन करने की जरूरत हमें नहीं पड़ेगी क्योंकि हम 200 से ऑलरेडी कम पर हैं। 16th क्वेश्चन देखें, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है जी। एक एबीसी कंपनी है, उन्होंने सेक्शन 8 कंपनी बनाई, कुछ समय बाद आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट को लग रहा है कि वो कुछ ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो वायोलेट कर रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट उनके अगेंस्ट क्या क्या एक्शन ले सकती है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। हमने देखा तो उनका स्टेटस चेंज किया जा सकता है, उनको प्राइवेट या पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट किया जा सकता है, उनको बंद कराया जा सकता है, जो असेट्स वगैरह बचेंगे वो सिमिलर कंपनी को ट्रांसफर कर दिए जाएंगे, या उनको मर्ज कराया जा सकता है विद सिमिलर सेक्शन 8 कंपनीज। तो तीनों पॉइंट आपको यहां मेंशन करने हैं। और लास्ट अगर आप क्वेश्चन देखेंगे तो स्ट्रेट फॉरवर्ड अगेन लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट का हमने केस पढ़ा था गिलफर्ड मोटर कंपनी वर्सेस होर्ने का, जहां पर हमने देखा था कि सर एक एम्प्लॉय को रिस्ट्रिक्शन लगाई गई थी नौकरी छोड़ते समय कि आप अपने एक्स एम्प्लॉयर के जो कस्टमर्स हैं उनको सॉलिसिट नहीं करेंगे, वो खुद नहीं कर पाया तो उसने बार कंपनी खोल के ये काम करना शुरू कर दिया। तो हमने कहा जी एक कंपनी जो बनाई इस काम के लिए जाती है फॉर डूइंग सम इलीगल वर्क, फॉर डूइंग सम फ्रॉड, फॉर डूइंग सम वर्क जो आप खुद नहीं कर सकते थे, आप कंपनी के थ्रू करा रहे हैं, तो ऐसी कंपनीज में लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील कराकर इन कंपनियों को भी ऐसा काम करने से रोका जा सकता है। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, एन एम्प्लॉय मिस्टर करण साइंड अ कॉन्ट्रैक्ट विद हिज एम्प्लॉयर कंपनी एबीसी लिमिटेड that he will not solicit the customers after leaving the employment from the company. But after Mr. Karan left ABC Limited, he started his own company PQR Limited and he started soliciting the customers of ABC Limited for his own business purposes। तो हमने कहा उसने कंपनी खोलकर वो कस्टमर खींचने की कोशिश कंपनी का नाम पर करना शुरू करी। ABC filed a suit against Mr. Karan for breach of employment contract and for soliciting the customers of the own business। Mr. Karan ने क्या कंटेंशन उठाई, क्या आर्गुमेंट उठाया? Mr. Karan contended that there is a corporate deal between him and the company and he should not be personally held liable। उसने कहा जी मेरी कंपनी कर रही है ये काम, मैं थोड़ी ना कर रहा हूं। इन दिस कंटेक्स्ट द कंपनी ABC लिमिटेड सीक्स योर एडवाइस एज टू द मीनिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील एंड व्हेन द व्हील कैन बी लिफ्टेड टू मेक द ओनर्स लायबल फॉर द एक्ट डन बाय द कंपनी। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड कॉर्पोरेट लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील पे क्वेश्चन पूछा है, आंसर एक बार आप इसके अंदर से रीड कर लेंगे। गिलफर्ड मोटर कंपनी वाला जो केस है उसके ऊपर पूरा का पूरा ये फैक्ट बेस्ड है, तो उन्होंने गिलफर्ड मोटर कंपनी वर्सेस होने का केस भी मेंशन किया हुआ है। अगेन आंसर राइटिंग के लिए मैंने आपको बताया था कि केस लॉ का नाम कैसे इनकॉर्पोरेट करता है। यहां अगर आप देखेंगे तो उसने कंक्लूजन के अंदर इसका नाम इनकॉर्पोरेट किया। ये तरीका मैंने आपको बताया था कि कंक्लूजन के अंदर नाम कैसे इनकॉर्पोरेट किया जाता है। ये आप इसको फैक्ट्स में कर सकते हैं बताकर कि द फैक्ट्स आर वेरी सिमिलर टू दोस गिवन इन गिलफर्ड मोटर कंपनी वर्सेस होर्नी, तो वहां पर उस तरह से भी इसको इंक्लूड किया जा सकता है। चलिए विद दिस आरटीपी का डिस्कशन हुआ खत्म। विद दिस जितने भी अच्छे क्वेश्चन थे मैंने इसके अंदर करा दिया डिस्कस आप लोगों के साथ। अगेन इससे पहले हम वीडियो को खत्म करें, मेक श्योर आप लोग ने अपना हमारा जो मैराथन रिवीजन है वो मैराथन रिवीजन प्रॉपर ढंग से कवर करें। खासकर कुछ बच्चे में से बार बार पूछ रहे थे कि सर एलएलपी को कैसे कवर करें, ज्यादातर बच्चे छोड़ने के उसके इसमें रहते हैं। बेटा अगर आपने पहले एलएलपी किया हुआ है तो उस केस में बिल्कुल मत छोड़ के जाइएगा, सिर्फ उसका मैराथन और जो क्वेश्चन बैंक है क्वेश्चन बैंक कवर कर जाइएगा। जिन बच्चों ने मैराथन अभी तक नहीं देखा है, मैराथन का लिंक मैं इसके नीचे डाल रहा हूं। इसके अलावा जो हाउ टू राइट क्वेश्चंस की सीरीज थी 2 वीडियोस वो नीचे डाल रहा हूं, और ये क्वेश्चन आरटीपी जिन बच्चों ने नहीं डाउनलोड किया हुआ इसका लिंक भी आपको वीडियो के नीचे मिल जाएगा। चलिए यहीं रुकते हैं। दिस वाज ऑल रिगार्डिंग आरटीपी। इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आई होप इट वाज बेनिफिशियल टू यू। गिव इट अ थम्स अप, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। किसी तरह की जरूरत हो हेल्प की, किसी तरह की और कोई वीडियो चाहते हैं किसी टॉपिक पे, डू गिव इट इन द कमेंट सेक्शन। आप ले डाउन करिए, मैं जितनी ज्यादा मुझे लगेगा कि बार बार किसी चीज की रिक्वेस्ट आ रही है तो उसकी वीडियो भी बचे हुए दिनों में जब तक आपके एग्जाम है उसके लिए मैं आपको बना के दे दूंगा। चलिए यहीं रुकते हैं। टेक केयर, गुड बाय, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर एग्जाम्स।